नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो आगे का क्लास है वो हमारा पावर सप्लाई पर आधारित है। और पावर सप्लाई पे हमारा जो क्लास है वो सबसे पहले अगर पावर सप्लाई की हम बात करेंगे तो हमारा EMI सर्किट सबसे पहले आता है। और ये हमारा पूरा पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई में हमारा NTC होता है, फ्यूज होता है, VDR होता है, फ़िल्टर कंडेंसर होता है, रेजिस्टेंस होती है और हमारा लाइन फ़िल्टर होता है, डायोड होता है, कैपेसिटर होता है, SM ट्रांसफार्मर होता है, मॉसफेट होता है, PWM IC होती है, ऑप्टो कपलर होता है, TL 431। इन सबको मिलकर हमें पावर सप्लाई देखने को मिलती है। और पावर सप्लाई में जब मॉसफेट और PWM IC ख़राब हो जाएं तो इसमें हम मॉड्यूल कैसे लगाएं। दो तरह से हम इसमें मॉड्यूल लगा सकते हैं। तो आज से हमारा पावर सप्लाई का सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। चूँकि पावर सप्लाई का हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें पावर सप्लाई में लगे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके विषय में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों कि पावर सप्लाई को हम ट्रेस तो कर लेंगे, लेकिन ये जो पार्ट्स लगा हुआ है या कोई भी पार्ट्स लगा हुआ है वो क्या करता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम PWM IC का वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेंगे तो इसको रिपेयर करने में हमें बहुत आसानी होगी। मॉसफेट क्या काम करता है अगर इसको समझ लेंगे तो बहुत आसानी होगी। TL 431 का क्या काम है, ऑप्टो कपलर क्यों लगाया जाता है, तो इसी तारतम्य में आज हमारी क्लास है। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई को ना समझते हुए इनमें जो लगे हुए पार्ट्स हैं उनके विषय में हम आज जानेंगे। तो आइए हम आपको उनके विषय में जानकारी देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा NTC होता है एक, और एक इसमें फ्यूज होता है। आप देख रहे हैं NTC और फ्यूज। NTC का काम क्या है कि ओवर प्रोटेक्शन। अगर हमारा AC से वोल्टेज तेज जाए और उधर सप्लाई में लोड पड़े तो भी ये हीट होने लग जाता है, AC से तेज आया तो। और DC में अगर हमको प्रॉब्लम आई और लोड पड़ा तो अभी ये हीट होने लग जाता है और अपने आप को ये कुर्बान कर देता है और हमारा आगे का सर्किट बच जाता है। फ्यूज के विषय में तो आप जानते ही होंगे कि अगर हमें ओवर वोल्टेज आए या शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये फ्यूज बर्न हो जाता है। ये इनका काम है। चलिए आगे चलते हैं। VDR, इसके विषय में समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स है हमारी सप्लाई के लिए। और VDR क्यों लगाया जाता है उसका कारण बताते हैं हम आपको कि VDR में जो होता है वो VDR बहुत ही सेंसिटिव पार्ट्स है। जिस सर्किट में अगर VDR नहीं होगा वो सर्किट एक ना एक दिन वो जल जाएगा। इस VDR का काम है कि हाई वोल्ट अगर आते हैं, तेज वोल्ट अगर आ जाते हैं तो पूरे सर्किट को सुरक्षा पहुंचाना। अब ये सुरक्षा कैसे पहुंचाता है? ये सुरक्षा इस तरह पहुंचाता है कि इसमें हमने जैसे ही 220 वोल्ट AC लगाएंगे और 220 वोल्ट AC लगाने के बाद इसका कोई काम नहीं रहता। 220 वोल्ट AC आए ये कोई हरकत नहीं देगा, 230 आए ये कोई हरकत नहीं देगा, 240 आए ये कुछ भी नहीं करेगा, 250 आए 60 आए ये कोई नाटक नोटंकी नहीं करेगा। जैसे ही 270 वोल्ट इस पर आते हैं ये अपने आप को शहीद कर लेता है। शहीद से मतलब ये कभी ओपन नहीं होता, ये आपस में शॉर्ट हो जाता है। और जब ये शॉर्ट होगा तो या तो हमारा NTC बर्न हो जाएगा या हमारा फ्यूज बर्न हो जाएगा और हमारा आगे का जो सर्किट रहेगा वो सुरक्षित रहेगा।
आप ऐसा प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं कि स्टेबलाइजर लगाएं और इसमें माइनस प्लस में वोल्ट दें और इसको आप वोल्टेज बढ़ाते जाएं। जैसे ही 270 वोल्ट हो जाते हैं वैसे ही ये अपने आप को सही कर लेगा। और इसकी चेकिंग प्रक्रिया ये होती है कि कभी भी ये ओपन नहीं होता, ये शॉर्ट होता जाता है। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, लगा के देंगे, दूसरा लगाएंगे, सेट हमारा परफेक्ट ओके हो जाता है। बहुत से टेक्नीशियन क्या करते हैं, बहुत से टेक्नीशियन इसको हटा देते हैं। 5-10 रुपये का सामान है लेकिन सुरक्षा कितनी बड़ी है। अगर ये लगा हुआ नहीं है किसी सेट में और अगर हमारे बूस्ट वोल्ट आ जाते हैं, तेज वोल्ट आ जाते हैं, तो पूरा सर्किट हमारा खाक हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए इसे कभी ना निकालें। और अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो इसकी जगह दूसरा हम इसमें पावर सप्लाई में रिप्लेस करें। आइए आगे देखते हैं। पावर सप्लाई में आपको एक ये एसी फिल्टर कंडेंसर देखने को मिलेगा, साथ में एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। ये एसी फिल्टर क्या होता है, ये एसी फिल्टर हमारी जो भी लाइट में, बिजली में, विद्युत में जो भी कमियां आती हैं उनको ये फिल्टर करता है। यानी हमारी जो लाइट आती है उसमें कोई कमी आती है तो उसको ये फिल्टर करता है। उसी के साथ ये रेजिस्टेंस लगा होता है, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। ये क्यों लगा होता है, ये इसलिए लगा होता है रेजिस्टेंस कि इसमें कहीं करंट भरा जाए और आप कहीं इसको केबल को पकड़ेंगे। कभी अगर आपने लाइट, अगर ये ख़राब हो गया और आपने इस केबल को पकड़ा, जैसे कि ये केबल है हमारी, और अगर ये ख़राब हो गया और या ये रेजिस्टेंस ख़राब हो गई, तो जैसे हम यहाँ पकड़ेंगे तो हमको थोड़ा सा शॉक लगेगा। क्यों कि इसका काम है चार्ज करना और इसका काम है इसको डिस्चार्ज करना। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा लाइन फिल्टर कॉइल। इसके विषय में आप भली भांति जानते हैं। ये हमारे सीआरटी में भी बहुत महत्वपूर्ण इसने भूमिका निभाई है। जब भी उस पर जाली झुर्रियाँ आ जाती थीं, हम इस लाइन फिल्टर को बदल देते थे। तो इसका काम है हमें जो भी अशुद्ध एसी आती है उसको शुद्ध एसी करना। क्या जो अशुद्ध एसी आती है उसे शुद्ध एसी करना इसका काम है। अगर इसमें ये कभी भी शॉर्ट नहीं होता, ये हमेशा ओपन होता है। जब ये ओपन हो जाएगा तो हमें आगे एसी नहीं देगा। इसको चेक करके हम दूसरा नया लगा सकते हैं, या हमारे सेट में जाली झुर्रियाँ आती हैं तो इसको हम तुरंत चेंज कर दें और नया लगा दें, हमारा सेट ओके परफेक्ट चलने लग जाएगा। ये लाइन फिल्टर कॉइल है, यानी हमारी लाइन को ये फिल्टर करता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। कैपेसिटर, डायोड, ये हमारा जब 220 वोल्ट एसी शुद्ध बन गया लाइन फिल्टर से, तो हमें फिर एक रेक्टिफायर की ज़रूरत लगेगी, जहाँ हमारा इसमें एसी वोल्टेज आता है और हमें यहाँ प्लस माइनस से हमें डीसी वोल्ट प्राप्त हो जाते हैं। जितना हमारा एसी जाएगा उतना ही हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर डीसी वोल्ट बना के हमको देगा। अब इसके बाद जो हमारा ये कंडेंसर होता है, मेन कैपेसिटर 450 वोल्ट 100 यूएफ, ये इसके माइनस प्लस पर लगता है और इसको ये करंट को फिल्टर करता है और लगभग 50 वोल्ट हमें स्टोर करता है ये। यानी यहाँ अगर डीसी आपके 200 वोल्ट एसी गए तो 200 वोल्ट ये डीसी बनाएगा, और अगर ये कैपेसिटर यहाँ लग गया तो 250 वोल्ट हमें डीसी शुद्ध ये दे देगा। अगर ये ख़राब हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो जितना एसी हम यहाँ ले रहे हैं उतना एसी ये नहीं निकालेगा। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो हमारा पूरा सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। इसको हम रिप्लेस कर देंगे। अगर हमारा बार बार फ्यूज उड़ता है, हमारा 200 वाट का सीरीज जलता है,
तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। इसका भी कैपेसिटर को अगर हम देखेंगे और कैपेसिटर में हमारी चेक करेंगे यार कैपेसिटर में हमारा 100 UF नहीं है, तो हम फिर इसको भी हम चेंज कर देंगे। या कैपेसिटर में शॉर्टिंग है तो हम इसको भी चेंज करके यहाँ शुद्ध 250 वोल्ट से 290 वोल्ट हम कैपेसिटर पर ले आएंगे। अब आता है SM ट्रांसफार्मर। जो उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है उसकी वाइंडिंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। SM ट्रांसफार्मर पर जहाँ हमको 290, 250, 330 वोल्ट हमको सेकेंडरी पर, सॉरी ये गलत लिखा है, मैंने गलत लिख दिया इस पे चार्ट पे। अभी इसका खात्मा करते हैं। ये गलत लिखा है यहाँ, आप इस पे ध्यान ना दें। ये इसकी प्राइमरी है और यहाँ ये गलत हो गया। एक मिनट ज़रा रुकें आप, मैं अभी इसको सही करता हूँ। और इसको भी यहाँ प्रिंट हमारी गलत हो गई थी। ये होती है हमारी सेकेंडरी और ये होती है हमारी प्राइमरी। तो प्राइमरी में हमें यहाँ 250 वोल्ट से 330 वोल्ट तक हमको यहाँ इन होते हैं, इससे हमारे आउट होते हैं। और साथ में हमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग से 18 वोल्ट से 33 वोल्ट हमको इस पे देखने को मिलते हैं। इसकी सेकेंडरी जो होती है, आउटपुट जो होता है इसका, उसमें हमें 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 5 वोल्ट जैसे सर्किट को ज़रूरत होती है वैसे हमको मिलती है। जो हमने अभी तक ट्रांसफार्मर देखे उसका ही छोटा रूप है। इसको हम SM ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसके विषय में हम आगे भी आपको पढ़ाएंगे। चलिए, अब पावर सप्लाई में जो स्विचिंग करता है वो मॉसफेट कहलाता है। और मॉसफेट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। पूरी पावर सप्लाई को ये स्विचिंग देता है। इसका पहला जो होता है पिन नंबर 1, ये होता है गेट। पिन नंबर 2 जो होता है वो होता है ड्रेन। और पिन नंबर 3 जो होता है वो होता है हमारा सोर्स। बगल में ये आप IC देख रहे हैं, ये IC होती है हमारी PWM। ये हमें इसको गेट को पल्स देती है। ये इसका यही काम है इन दोनों का कि ये लो हाई करके करंट को ट्रांसफार्मर को भेजते हैं और ये स्विचिंग करवाती है इसको मॉसफेट को, और मॉसफेट करंट को स्विच करके और SM ट्रांसफार्मर को देता है। आइए आगे देखते हैं। ये हमारा आउटपुट सेक्शन का काम हो गया। डायोड आप जानते हैं, ये एनोड हुई, ये कैथोड हुई। इधर AC आएगा, इधर हमारा DC यहाँ निकलेगा। साथ में एक फ़िल्टर कंडेंसर भी इसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक AC से DC होगा तो फ़िल्टर की ज़रूरत होगी। तो पावर सप्लाई में ये फ़िल्टर लगा होता है। अगर हमारा ये शॉर्ट हो जाए तो पूरी इस पावर सप्लाई हमारी उधर ड्रॉप हो जाएगी। इसलिए इसको चेक करें। और साथ में ये कैपेसिटर को भी हम चेक करके इस समस्या से मिजाज पा सकते हैं। आइए, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट्स होता है वो होता है हमारा फीडबैक। तो फीडबैक क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस हो, 2 रेजिस्टेंस हो, 3 रेजिस्टेंस हो। ये एक तो लगेगी हमारे ये माइनस से एक सिरा इसका, और एक सिरा लगेगा हमारा ये प्लस से। और जब माइनस प्लस से ये लगेंगे तो बीच में जो भी इसका अनुपात आएगा वो फीडबैक कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने 12 वोल्ट दिए और यहाँ हमने ग्राउंड कर दिया, 3 रेजिस्टेंस लगाई। तो जो हम पहले ग्राउंड पे 3 वोल्ट ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं हम, और ऊपर तो 12 आ ही रहा है। तो ये फीडबैक का है। इसको हम विस्तार से आपको क्लास में समझाएंगे। अब फीडबैक काम कैसे करता है? तो फीडबैक को काम करने के लिए हमें इन 2 पार्ट्स के विषय में अधिक जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों जान लेना ज़रूरी होता है? कि ये जो फीडबैक का ही काम करते हैं।
इसका TL431 ये हमारा एक जीनर वेरिएबल जीनर डायोड है, एडजस्टेबल जीनर डायोड ये हमारा है। तो इसके को पहचानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी पिन नंबर जो 1 होती है वो हमारी रेफरेंस पिन होती है। तो पावर डिवाइडर से जो वोल्ट आएंगे वो हमारे इस पर जाएंगे। साथ में हमारा ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है। ये हमारा एनोड ग्राउंड होगा और कैथोड से वोल्ट हमारे PC817 को जाएंगे। PC817 में जहाँ भी ये टिक होता है वह पिन नंबर 1 होती है। ये हमारी पिन नंबर 2 होगी, ये पिन नंबर 3 हुई और ये पिन नंबर 4 हुई। इस तरह हम इसका विवरण आपको आगे बताएंगे। क्यों कि TL431 और ऑप्टो कपलर की एक क्लास होगी, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि जब तक आप फीडबैक के विषय में नहीं समझेंगे तब तक आप आगे काम नहीं कर सकते पावर सप्लाई में। तो इस तरह हमारा ये पूरा EMI सर्किट हमारा तैयार होता है। तो आज का हमारा दूसरा जो सेशन होगा वो हमारा EMI पर निर्धारित होगा। क्यों EMI सर्किट को आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है।